गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तमिल साइंस फिक्शन मूवी हॉरर फिल्म जिसका नाम है ब्लैक। ये जो मूवी है इसका कुछ कॉन्सेप्ट डोंट कम होम की तरह ही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो आइए जानते हैं इस मूवी में आखिर है क्या। तो मूवी की शुरुआत में हम 1964 यानी 1964 की एक काली रात को देखते हैं, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि गणेश और ललिता नाम के एक जवान कपल जो कि घर से भागकर शादी करने निकले थे, उनके कॉलेज का दोस्त यानी मनोहर उनकी हेल्प कर रहा था। वो उन्हें अपनी कार से कहीं लेकर जा रहा था और वो ये कहता है कि वह लोग भागकर शादी करने का डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हैं और उन्हें अपने परिवारों से बात करनी चाहिए। जिस पर गणेश कहता है कि ललिता के पिताजी को तो वह अच्छे से जानता है और वह कैसे भी करके उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। अब मनोहर यह कहता है कि वो उनको समझा देगा, वो उनको मना भी लेगा, लेकिन मनोहर यहाँ पर असल में उनके बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो खुद ललिता को चाहता है और उनकी शादी को वो रोकना चाहता था। लेकिन उससे बहुत बड़ा धक्का तब लगता है जब गणेश यह बताता है कि उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। अब मनोहर जो होता है उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग जा रहे थे वहाँ पर काफ़ी बारिश शुरू होने लगती है और एक हैंड कार्ट रास्ते में ख़राब हुई मिलती है जिसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, और उस हैंड कार्ट पर एक स्टैचू भी रखा हुआ था। अब उस हैंड कार्ट का जो ड्राइवर होता है वो यह कहता है कि यह यहाँ पर ख़राब हो चुकी है और वो लोग साइड से निकल जाए, तो वो लोग वहाँ से साइड से निकल जाते हैं। अब मनोहर उन्हें अपने नए बने हुए बीच हाउस पर लेके जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंजली एक बात को नोटिस करते हैं कि उस कार्ट के पास जहाँ कुछ ही दूरी पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन उससे ठीक विपरीत इसके बीच हाउस पर बारिश की एक बूंद तक नहीं थी, ना ही कोई मौसम खराब था, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। अब वो क्या करता है कि उन्हें एक रूम देता है उनके रहने के लिए, और जहाँ पर वो रात गुजार सकते हैं और अगली सुबह वो उनकी शादी करा देगा। अब ये लोग आराम करने लगते हैं और मनोहर नीचे हॉल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। वो ललिता के बारे में सोच रहा था कि वो गलत कर रही है, उसे गणेश के साथ नहीं रहना चाहिए बल्कि उसके साथ होना चाहिए था, और उसका गुस्सा, उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी कार से एक गन ले आता है और तभी जो घर की लाइट है वो बंद चालू होने लगती है और मनोहर यह सब देखकर बाहर आता है। इनफैक्ट रोड पर लगी हुई जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बंद चालू हो रही थी, और हम देखते हैं कि फिर एक अजीब तरह की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। अब वो उस लाइट के पास जाने लगता है कि तभी उसे घर से गन की शॉट्स की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखता है तो किसी ने गणेश और ललिता को गोली मारकर ख़त्म कर दिया था। अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, जिसके साथ यही सीन ख़त्म हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में यानी 60 साल बाद 2024 का सीन आता है, जहाँ पर हम एक कॉल पर सुनते हैं कि एक डरी हुई, घबराई हुई लड़की को जिसने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था, वो कहती है कि उसे मदद चाहिए, उसकी जान को खतरा है। लेकिन तभी उसकी आवाज़ जो होती है वो ब्रेक होने लगती है, तो पुलिस को कुछ भी खास समझ में नहीं आता है, लेकिन वह इतना ज़रूर बता देती है कि वो कहाँ पर है और कहाँ से बात कर रही है, और इसी बीच कॉल कट हो जाता है। फिर जो पुलिस है वो एक पेट्रोलिंग टीम को लेकर उसी जगह पर उसे भेजती है जहाँ पर उन्हें उस लेडी का हस्बैंड वसंत मिलता है, जिसे अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर यह कहते हैं कि उसकी वाइफ का डिस्टर्ब कॉल आया था और अब वो गायब है, और जब पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करने गए थे तो उसने सबके ऊपर हाथ उठाया था। वसंत पुलिस वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारी शादी को 7 साल बीत चुके हैं और इस दौरान उसकी बीवी को अगर कुछ होता है या फिर वो गायब होती है तो पहला सस्पेक्ट हमेशा उसका हस्बैंड ही रहेगा। अब इसके बाद वो उसे लॉकअप में डालने लगते हैं। तभी वो यह सोचता है कि जो कुछ हुआ है सब उसकी गलती थी, लेकिन अब उसे सब कुछ ठीक करना है तो एक और गलती उसे करनी पड़ेगी, और यही एक ऑप्शन है। जिसके बाद वो यहाँ पर लड़ाई करने लगता है
और कहानी तब अभी 48 घंटे पहले जाती है, यानी कि 2 दिन पहले हम देखते हैं कि वसंत की वाइफ अरण्या, जो कि अपने फ्रेंड प्रभा से बात कर रही होती है, वो यह कहती है कि उसका रिश्ता शुरुआत से अच्छा था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डल हो चुका है। रिश्ते में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से उसे डर है कि कहीं वसंत परेशान होकर उसे छोड़ न दे। जिस पर प्रभा कहती है कि वह अच्छा लड़का है और ऐसे में वो उसको छोड़ नहीं सकता है। अब तक वसंत भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है और यह सब लोग पब चले जाते हैं। यहाँ पर वह सभी मौज मस्ती कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़कियों के करीब जाने पर उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वसंत नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद वसंत अपने दोस्तों से बात कर रहा था। वो एक ड्रग के बारे में बात कर रहा था कि जिसे लेने पर इंसान को हफ्ते तक होश नहीं आता है। हालांकि इस बात पर किसी को कुछ खास यकीन नहीं था। अब यहाँ पर हम प्रभा को देखते हैं जो कि एक कॉल अटेंड करने के लिए एक रूम में जाती है, जहाँ पर उसे वसंत मिलता है और अगले सीन में वसंत बाहर आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल था। लेकिन प्रभा काफ़ी परेशान सी, खोई हुई सी दिखाई दे रही थी और इस वजह से वो उस लड़के से टकरा जाती है जो कि लड़कियों को टच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने उसे टच नहीं किया था, ऐसा यहाँ पर जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि एक हाथ थोड़ा सा लग गया था। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उसे जानबूझकर छेड़ा है। तो तभी जो अरण्या होती है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब इस पर वसंत को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे हाथापाई करने लगता है। लेकिन वसंत की दोस्त सुरेश जो होता है वो इस मामले को संभाल कर अरण्या और वसंत को घर भेज देता है। अब रास्ते भर आर्या उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि सबका मूड बहुत अच्छा था लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया है। तभी वही लड़का जिसको उसने मारा था वो बाइक से आकर उनकी कार का ग्लास तोड़कर चला जाता है, जिस पर वसंत को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता। अब अगले दिन वसंत और अरण्या दोनों ही घर पर होते हैं, जहां पर वसंत वेकेशन पर जाने की बात करता है, लेकिन अरण्या उसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी है और इतना वक्त है भी नहीं कि वो लोग बीच हाउस में जाकर कुछ दिन स्टे करने का प्लान कर दे। इसके बाद ये लोग उपल कप्पम नाम की एक लोकेशन पर बीच के पास ही बने हुए ढेर सारे सेम विलास में से एक प्रीमियम विला रेंट पर लेते हैं और अगले सीन में वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको वो वाला मोड़ भी मिलता है जिस मोड़ पर 1964 का वो जो कार्ड खराब हो गया था और उसके ऊपर जो स्टैचू था वो वहीं पर लगा हुआ था। अब यहाँ पर अचानक से ही वसंत उस रात के यानी कि 1964 वाली रात के बारिश के स्टैचू कार्ड और मनोहर की कार के विजन्स को देखता है, जिसके बारे में वो अरण्या को भी बताता है। लेकिन वो ये कहती है कि ये बस तेजा वो वाली फीलिंग्स है। अब इसके बाद वो लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हम एक और रेडियो अनाउंसमेंट में सुनते हैं जिससे हमको पता चलता है कि मून अर्थ के ऑर्बिट में आने वाला है, जिससे वह अर्थ के काफ़ी पास होकर काफ़ी बड़ा दिखाएगा और इस फिनोमिना को सुपर मून कहा जाता है, जो कि 70 साल में एक बार होता है और इससे पहले यह 1964 में ही हुआ था, यानी कि मून जो है वो अर्थ के काफ़ी करीब आया था और यही सेम सीन हमने स्टार्टिंग में भी देखा। खैर अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी विलास एक जैसे थे, एक साथ ही बने हुए थे और मैनेजर तभी उन्हें एक विला तक लेकर जाता है फिर और वहाँ पर उनका वेलकम करता है और बताता है कि यहाँ पर अभी एक ही गार्ड है, थोड़ी देर के बाद में दूसरा गार्ड उसे ज्वाइन करेगा। पावर कट्स यहाँ पर मोस्टली नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो वो उन्हें फ़ोन करेगा, वो गार्ड से कहकर जनरेटर ऑन करा देंगे। अब इसके बाद अरण्या उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई चर्च या फिर रिलीजियस बिल्डिंग तो नहीं है, तो वो स्टैचू कैसे है, जिस पर मैनेजर बताता है कि वो साल 1964 में उसे एक फिशिंग विलेज में ले जाया जा रहा था, लेकिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी अचानक से और वो कार्ड भी ख़राब हो गया था। अब अगले दिन दूसरी कार्ड मंगवाई गई, लेकिन वो भी ख़राब हो गई। वो कार्ड जो थी वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो चर्च के लोगों ने उसे डिवाइन इंटरवेंशन मान लिया था
जिसने कि ये स्टॉप खुद ही चुना है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर ये सब बता के वसंत और अरण्या को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर वो लोग शहर में शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो लड़का मिलता है जिसका दोस्त उसके साथ था और वो दोनों उस दिन के लिए सॉरी बोलते हैं। अब वसंत भी उनका सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और उन लड़कों से सॉरी बोलता है। अब इसके बाद वो लड़का सेम वही चीज़ करता है, यानी उसकी गाड़ी पे अब स्क्रैच मार देता है। तो इसके बाद जब वसंत इसे नोटिस करता है तो वो उसकी बाइक की जो हेडलाइट होती है और साइड मिरर को तोड़कर हिसाब बराबर कर लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जिस पर पहले अरण्या गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो उसे कहती कि तुमने ये बिल्कुल ठीक किया है और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से अपनी ही जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी कि उस विलास में। जब वो उस विला के पास पहुंचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता है। अब ये देखकर ये काफ़ी अजीब बात है कि कोई वहाँ पर है ही नहीं। अब इसके बाद जो वसंत होता है वो गाड़ी से उतरता है, गेट को खोलता है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर गेट को बंद करके वो उस गाड़ी को पार्क कर देता है। खैर इसके बाद जब वो अपने रूम पर आते हैं तो उन्हें एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है जो कि वसंत के लिए आया था। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किसने भेजा होगा, क्योंकि ये उन दोनों में से किसी ने नहीं खरीदा था। अब वो लोग अंदर जाकर उसकी अनरैपिंग करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ पर ये भेजी किसने, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि अब वो अपने काम में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और तभी उनका दोस्त जो होता है सुरेश, वो वहाँ पर आता है, जो कि कहता है कि क्या दिक्कत हो गई है, वसंत का कॉल आया था। लेकिन वसंत यह बोलता है कि उसने तो कोई कॉल किया ही नहीं। जो सुरेश होता है वो अपना फ़ोन कार में ही भूल जाता है, तो वो उन्हें कॉल लॉग भी नहीं दिखा पाता है कि उसने उसे कॉल किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुरेश, वसंत और अरण्या बैठकर थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो उससे पेंटिंग के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि ये उसने नहीं भेजी और बाकी दोस्तों ने भी नहीं भेजी, तो इतनी महंगी पेंटिंग आखिर भेजी किसने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये पेंटिंग ली भी नहीं है। हालांकि यह भी हो सकता है कि यह पेंटिंग वो लोग भेज सकते हैं जो कि जिनके यहाँ ये लोग रुके हुए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुरेश वहाँ से निकल जाता है, तो जाते जाते वसंत से वो यह पूछता है कि सच में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसके बाद वो कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाते जाते सुरेश एक और बात कहता है कि वसंत की वॉल क्लॉक में 11 के आसपास का टाइम हो रहा है, जो कि गलत है, तो वो टाइम को सुधार ले। खैर अब सुरेश यहाँ से निकल जाता है और अपनी कार से थोड़ी दूर जाने पर वो फ़ोन देखता है, तो वसंत ने उसे कॉल भी किया था और उसके मोबाइल में टाइम अभी 2:30 के बाद शो हो रहा था। हम यहाँ पर इन दोनों को भी देखते हैं, जहाँ पर वसंत को कोई तो कॉल आता है और वो बाहर बात करने चला जाता है और उसे कोई हलचल महसूस होती है, जिसे वह नज़रअंदाज कर देता है। वो वापस अंदर आता है तो अब उसे वापस अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हमने 1964 में भी सुनी थी। और यहाँ पर लाइट्स भी उसी तरह बंद चालू होने लगती है, जिसके बाद लाइट चली जाती है। तो वो दोनों थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि जो गार्ड है वो जनरेटर ऑन करेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो वसंत मैनेजर को कॉल करता है कि गार्ड गायब है, जिस पर वो कहते हैं कि उसे वहीं पर होना चाहिए था। अगर वो नहीं है तो वो लोग खुद जनरेटर ऑन कर सकते हैं। अब वो दोनों ही जनरेटर ऑन करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही सुपर मून दिखाई देता है, जो कि अरण्या को बहुत ही सुंदर लगता है। अब वो दोनों जनरेटर से पावर ऑन कर देते हैं। अब वो वापस जाने लगते हैं कि तभी लाइट फिर से थोड़ी सी बंद चालू होती है और वसंत को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो डरी हुई अरण्या को और घर में तोड़ फोड़ करता खुद को ही देख रहा था। अरण्या यह भाप कर उससे यह कहती है कि उसे फिर से डेजा वू हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे उसके ग्लिम्स दिखाई दे रहे थे और ये डेजा वू नहीं हो सकता। यहाँ पर उन दोनों को कोई छुपकर भी देख रहा होता है, जिसे अरण्या नोटिस कर लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तब जाकर वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर था और यहाँ पर बहुत पहले से वो उन पर नज़र रख रहा था। अब वसंत उसे लेकर घर जाने लगता है और उसे समझाने लगता है कि तभी वो बाहर नोटिस करती है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जो उसके सामने वाला जो
विला था उस पे लाइट जल रही थी और वहाँ के मैनेजर ने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं। अब ये बात सुनकर जो वसंत है वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि इतने में ही उसे गार्ड का कॉल आता है जो कि यह कहता है कि वो किसी काम से हॉस्पिटल आया था। और अब वसंत उससे यह पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी रहने आया है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, इस जगह पर कोई और नहीं है। अब यहाँ पर हमें अजीब सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अब आवाज़ के रुकने के बाद वसंत खुद ही सामने वाले विला को चेक करने जाता है, लेकिन बीच में एक डार्क स्पॉट पड़ता है जिसे क्रॉस करके वो उस विला तक जाता है। तो यहाँ पर लाइट्स बंद थी। वो आसपास देखता है तो उसे एक जलता हुआ सिगार नीचे पड़ा हुआ मिलता है और वो वापस आकर अरण्या से कहता है कि यह कोई उनके साथ शायद प्रैंक कर रहा होगा। अब इसके बाद अरण्या कहती है कि वो जो उसके घर की लाइट है वो फिर से ऑन हो गई है। तो अब वो उसके साथ जाता है। वहाँ पर वो दोनों उस विला के विंडोज से अंदर देखने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्हें अपनी सेम पेंटिंग दिखाई देती है। इवन कर्ड्स, काउच, टेबल सब कुछ उनकी विला जैसे ही था, जिससे वो थोड़ी सी घबरा जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ अंदर उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं और टेबल पर पड़ा विस्की का ग्लास हिल रहा था। अब वसंत जो होता है वो सब ध्यान से अंदर देखता है तो उसे वसंत और अरण्या यानी कि वो खुद को ही देख रहा होता है। इसे देखकर वो बिल्कुल हिल जाता है और वे दोनों परेशान होकर यहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक फ्लावर पॉट जो था वो वहाँ गिरा देते हैं। अब वापस आकर वो इसी बारे में बात करते हैं जहाँ पर वो ये कहता है कि शायद यहाँ कोई प्रैंक है और यहाँ पर कोई तीसरा भी है जिसने यह सिगार पिया होगा। लेकिन अरण्या यह सिगार देखकर और परेशान हो जाती है क्योंकि यह सिगार इंडिया में मिलता ही नहीं है और यह खुद अरण्या ने वसंत के लिए बहामा से मंगवाया था, जिसका वो पैकेट दिखाती है। खैर अब तक वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी तो उसे शांत करने के लिए वो उसी काउच पर बैठा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि धक्का लगने से जो विस्की का ग्लास था वो हिल रहा था और ऐसे ही ग्लास को उसने सामने वाले विला में भी देखा था जो कि हिल रहा था। और जैसे ही वो दोनों बैठते हैं सेम सामने वाले विला में भी वो दोनों बैठे हुए थे और यह बात अरण्या को वो बताता है और वो विंडो चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि आखिरी सीन में ये दोनों उस सामने वाले विला से भाग गए थे। तो यहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलना चाहिए, बट जो फ्लावर पॉट उन्होंने गिराया था ना वो भी सेम था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी गिरा पड़ा था, जिसको देखकर अब उनका जो डर था वो हद से ज़्यादा पार हो गया था। यानी कि यहाँ पर इससे एक बात तो क्लियर होती है कि उन दोनों ने अब अपने आप को ही थोड़े से पल आगे देखा है, यानी कि अपने आप को ही फ्यूचर में देखा है, शायद 5-10 मिनट आगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार से भागने लगते हैं, जिन्हें सामने चलती एक और कार दिखाई देती है जो कि गायब भी हो जाती है। और कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वसंत को एहसास होता है कि वो तब से एक ही जगह पर घूम रहे हैं और विला के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो एक ही जगह पे बार बार घूम रहे थे। जब वो अरण्या को ये बात बताता है कि वो एक सर्कल में फंस चुके हैं और जो उनकी कार उन्होंने देखी थी वो उनकी खुद की ही कार थी जो कि शायद से उनके फ्यूचर से होगी, और वे दोनों वापस घर पर आ जाते हैं, यानी कि विला में, जहाँ पर उन्हें वो पेंटिंग टूटी हुई मिलती है। मतलब उनके जाने के बाद यहाँ पर कोई तो आया था। अब वसंत पूरा घर देखने लगता है और आर्या पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दी है और हमने जो स्टार्टिंग में कॉल सुनी थी वो फ्यूचर से थी, फ्यूचर से उनको रिसीव हुई थी, जिसके चलते उन्होंने पास्ट में ही वसंत को उठा लिया। यानी कि जो उन लोगों का प्रेजेंट है वो शायद अरण्या के लिए इस वक्त का फ्यूचर था। अब तभी वसंत जो होता है वो सुरेश को कॉल करके यह बोलता है कि क्या वो यहाँ पर आ सकता है। उसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। उसके जाने के बाद में शॉकिंगली सुरेश यह कहता है कि वो तो उनके पास आया ही नहीं था। और अब वसंत को एक बात क्लिक होती है। वो अरण्या से कहता है कि सुरेश के हिसाब से वो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था, और जब वो आया था तब उसने यह कहा था कि उसे वसंत का ही कॉल आया। तो शायद ये वो वही कॉल है जो कि वसंत बाद में कर रहा है, लेकिन सुरेश के लिए वो कॉल पहले ही था।
अब जब ये बात उन दोनों की समझ में आती है वो दोनों काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नोटिस करते हैं कि पर्दे में कैंडल से जहां आग लग गई थी वहां पे आर्या ने जो थी वो कैंडल्स बुझा दी थी। मतलब कि यहाँ पर कोई आया था और उसने ये कैंडल्स जलाई और पेंटिंग भी तोड़ दी। अब वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर ये सब है क्या ये इमेजिनेशन है या फिर वो लोग आइसोलेशन कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही इस चीज़ एक साथ कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी बात, उसे तो यह भी शक होने लगा था कि क्या सामने वाले वसंत और अरण्या जो हैं वो असली तो नहीं है, और अगर वो असली हैं तो वो दोनों कौन थे और उनकी मेमोरीज़ का क्या ये कहीं पे पोजीशन तो नहीं है। तभी अरण्या उसको डांट देती है कि वो क्या उलूल जुलूल बातें सोच रहा है। अब वसंत को उसकी ही कार की आवाज़ आती है और वो बाहर देखते हैं तो सामने वाले विला में के पर्दे में आग लग गई थी, जैसे उनके घर पे आग लगी थी। वसंत कहता है कि अगर वो वहीं पर हैं, उनके जैसा ही सोचते करते हैं तो वो अभी लाइट ऑन ऑफ करेंगे, तो उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर ये होता है, जहाँ उनके घर पे जो घटनाएं होती हैं वो वहाँ पर भी होती हैं। तो इसके बाद जो वसंत होता है वो लाइट ऑन ऑफ करता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो सामने वाला घर है वहाँ पे भी उतनी ही बार ऑफ ऑन होता है जितना इधर वसंत करता है। अब वो सामने वाले लोगों के लिए एक नोट लिखता है और वो दोनों उनके घर पर डाल कर आते हैं, क्योंकि वो उनसे टाइम में आगे हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो यह नोट उनके ही घर में रखा हुआ मिलता है, जिस पर वो कहता है कि यह कोई इल्यूज़न है, जस्ट लाइक मिरर इमेज के साथ ही साथ उन्होंने वापस आते हुए रास्ते में किसी को देखा भी नहीं था, और ऐसे ही कोई यहाँ से अननोटिस निकल जाएगा ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो एक और नोट लिखता है जिसे वह अकेले वहाँ डालने जाएगा और आर्या उस नोट के यहाँ पर इंतज़ार करेगी, जिससे कि वह थ्योरी कंफर्म हो जाएगी कि वहाँ पर कुछ भी हो रहा है तो वो यहाँ पर भी होगा। लेकिन जैसे ही वो गेट पर आता है तो बाहर से सेम नोट अंदर आ जाता है जो कि उसने वहाँ पर अभी डाला भी नहीं था। यानी कि इनके सामने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो अरण्या और वसंत है वहाँ पर रह रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि यही दोनों हैं। अब या तो वो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में, या तो कुछ घंटे आगे हैं या कुछ दिन आगे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो सबसे पहले अरण्या और वसंत आए थे वही यहाँ पर प्राइम टाइमलाइन है, वही प्राइम वसंत और प्राइम अरण्या। एनीवेज अब वो इससे काफ़ी परेशान थे कि तभी वसंत को एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और मेन डोर से दूसरा वसंत अंदर आता है और फिर वो वसंत को पीटने लगता है। यानी कि हमारे प्राइम वसंत को अब अरण्या ने यहाँ पर अपने वाले वसंत को बचाने के लिए दूसरे वसंत को पीटने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब प्राइम वसंत इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि यह एक सपना है या फिर क्या, और दूसरा वसंत उसे पीट कर क्यों चला गया, और आखिर उसने पीटा क्यों। यहाँ पर तो कुछ तो गलत हुआ है और कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब वो खुद को काम करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। अब 2 बज चुके थे और यहाँ पर अरण्या उससे कहती है कि वो ना पिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी चल रही थी कि ना कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। खैर, अब वो गुस्से में उस दूसरे वाले विला तक जाने लगता है और वो उसको रोकती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। और जब तक वो इस विला तक आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि अंदर वसंत और अरण्या ही थे जिनका झगड़ा चल रहा था, जिसके अंदर जो अरण्या है वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जो उनके वहाँ पर हो रहा था वही वहाँ पर भी होगा। अब वो ये सोचता है कि वो अरण्या को हिट क्यों करेगा, वो किस बात पे उसको हिट करेगा जबकि वो उसे मार ही नहीं सकता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी नज़र उस विला की
वॉल क्लॉक पर जाती है जिसके अंदर टाइम 1:30 बज रहे थे और वो अरण्या के साथ विला वापस आ जाता है, जहाँ पर वो टाइम देखकर हिल जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले 2 बज रहे थे लेकिन अब यहाँ पर 1 बज रहे होते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो टाइम यहाँ पर बीत कर आगे चला गया समझ में आता है, लेकिन टाइम यहाँ पर पीछे भी आ चुका है और ये चीज़ उन्हें हिला कर रख देता है। यानी कि यहाँ पर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें घट रही थी। खैर अब वो परेशान होकर उसी ड्रग को लेने लगता है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था, यानी कि वही कीटामाइन ड्रग जिसके बारे में वो अपने दोस्तों से बात किया था कि उसको लेने के बाद वहाँ पर इंसान होश में नहीं आता और काफ़ी दिन बाद वो होश में आता है। वो सारी जो ड्रिंक्स होती है उन सबको ले जाकर फेंक देता है। अब जो अरण्या होती है उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर होने क्या वाला है। वो लोग बात करते हैं कि तभी यहाँ पर अरण्या नोटिस करती है कि यहाँ पर कर्टन बिल्कुल सही सलामत है, जिनमें पहले आग लगी हुई थी, यानी कि टाइम फिर से बदल चुका है। साथ ही साथ जो पेंटिंग अब तक टूटी हुई थी वो एकदम एग्जैक्ट है, यानी कि वो अब टूटी ही नहीं हुई थी। तो ये जगह क्या ही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब वो लोग बाहर एक कार को भी घूमता हुआ देखते हैं जो कि उस ब्लैक स्पॉट पर जाकर गायब हो जाती है। और जब जाकर वसंत को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो उस ब्लैक स्पॉट में एंटर कर गए थे और उसके बाद से ही सारी चीज़ें शुरू हुई थी। वो ये भी कहता है कि उस ब्लैक पैच में कुछ तो गलत है, यानी कि इस ब्लैक होल के अंदर कुछ तो ऐसा है, यानी कि सब जगह लाइट्स ऑन है लेकिन वहाँ पर अंधेरा है और जो कार उसके अंदर गायब हो गई है वो मतलब उसमें खो गई है। तो वो उसे कैसे ही क्रॉस कर पाए थे। और वो लोग दिमाग लगाकर कहते हैं कि उन्होंने उस पैच को क्रॉस किया ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर कोई रेडिएशन या फिर फोर्स है। और वो जब भी उस पैच के अंदर से बाहर आते हैं तो असल में वो बाहर नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो खो रहे हैं। और वे जितनी बार भी उस पैच को क्रॉस करते हैं वो अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। और उन्होंने यहाँ से जाते वक्त कार से 4 बार उस होल को क्रॉस किया था। तो अभी उन्होंने जो कार देखी वो उन्हीं 4 टाइमलाइन में से एक है। और अब वो आगे कहते हैं कि हर बार अलग अलग टाइम फ्रेम में विला में वो लोग आ रहे थे और अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे, चीज़ें बदल रही होती हैं और वो हर बार एक नई टाइमलाइन के अंदर स्विच कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो पहले पेंटिंग थी एक जगह टूटी हुई थी, फिर दूसरी जगह हम देखते हैं कि वो पेंटिंग सही सलामत थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह टाइम जो कैंडल थी वो जल रही थी और एक जगह जो पर्दे थे वो एकदम ठीक हुए थे, बिल्कुल सही सलामत। सबसे बड़ी बात है यह है कि एक टाइमलाइन के अंदर अरण्या को वसंत ने हिट किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अब अरण्या उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि उसके हिसाब से 15 मिनट बाद मतलब कि 1:30 बजे कुछ तो होने वाला है, तो वो 1:30 बजे यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने का लूप होल हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर वो अरण्या को हिट कर देता। लेकिन अब वो कुछ भी बोले उससे पहले वो उस नोटपैड को देखती है जिसके अंदर अभी सिचुएशन जो उसने समझी थी उसके अंदर पहले से ही लिखी हुई थी। मतलब कि वो यहाँ पर कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ये चीज़ें डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं जो कि उनको याद ही नहीं है। खैर अब वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं और वो वर्म होल या कहें तो ब्लैक होल को क्रॉस करते हैं और वो उस विला के उस टाइमलाइन के अरण्या और वसंत को देखते हैं जो कि यहाँ पर हाल में ही आए थे। अब उन्हें वहाँ पर जो पेंटिंग मिली थी वो पेंटिंग वहाँ पर होती है, यानी कि वो गिफ्ट्स के तौर पर। जिसके बाद वसंत को एक कॉल आता है जिसको अटेंड करने वो बाहर आ गया था। तब उसको एहसास हुआ था कि आसपास कोई तो था जो कि उन पर नज़र रख रहा था और हलचल भी महसूस हुई थी। तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही यानी वसंत और अरण्या थे, किसी और टाइमलाइन से। अब वो कॉल पे बात कर रहा होता है और यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि अरण्या के फ्रेंड प्रभा की होती है जिसने वो पेंटिंग भेजी थी, यानी कि वह गिफ्ट वसंत को किसी और ने नहीं बल्कि प्रभा ने दिया था। और वो अब तक अनजान बने नाटक कर रहा था और वो उससे यह भी कहता है कि वह उसे ऐसे कॉल ना करे और जो कुछ भी हुआ उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं थी।
सारी गलती प्रभा की थी। वह उस पर लाइन मार रही थी, उसे प्रपोज कर रही थी, जिसके चलते उसने उसे मना कर दिया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो बातें होती हैं ना, वो थोड़ी अजीब तरह से होती है। यानी कि जो एक्शन होगा वो ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि जो वसंत ने उसको चीट किया हो। और ये सब सुनकर जो अरण्या होती है वो टूट जाती है और उसे गलतफहमी हो गई थी। खैर, अब वो दुख में यहाँ से जाने लगती है, जिसे वो समझाने की काफ़ी कोशिश करता है। यानी कि जो हमारे अभी तक ओरिजिनल वाले वसंत और अरण्या थे, वो उसको समझाता भी है कि उस दिन प्रभा उसके पास आई थी, जिस पर उसने गुस्सा भी किया था। यानी कि वो जो क्लब वाला सीन था, जहाँ पर हमने नोटिस किया था कि जो वसंत होता है वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन प्रभा थोड़ी सी घबराई हुई थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अरण्या उसकी बात को सच नहीं मानती है, उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि उनका रिलेशन वैसे भी थोड़ा सा खराब हो रहा था। खैर, अब वो आगे आगे जाने लगती है और चलते चलते वो उसी वार्म होल में गायब हो जाती है। अब जब जो वसंत है वो वार्म होल को जब क्रॉस करता है तो उसे अनन्या नहीं मिलती है। वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो जाकर घर को चेक करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। वो आसपास सारी जगह पे चेक करता है। फिर वो बार बार उस टाइमलाइन के उस वार्म होल के अंदर चक्कर लगाता है और हर घर को चेक करता है कि उसे अरण्या मिल जाए, लेकिन उसे अरण्या नहीं मिलती है। अब वो जिस भी टाइमलाइन में जाता है उसमें अरण्या के साथ उस टाइमलाइन का वसंत भी होता है। यानी यहाँ पर जो अरण्या अकेली होगी वही उसकी वाइफ होगी। अब क्या होता है, वो बार बार चेक करता है और इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब इसी बीच हम इस टाइमलाइन को भी देखते हैं, जिसके अंदर वो दोनों जनरेटर को ऑन करने आए थे और तब अरण्या ने किसी को देखा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि वसंत खुद था। अब इसके बाद भी वो कई टाइमलाइंस को क्रॉस करता है और इन सब से परेशान होकर वो एक टाइमलाइन में रुक जाता है और एक विला में आता है और परेशान होकर तोड़ फोड़ करता है, और जिससे पेंटिंग भी टूट जाती है, जो कि इस टाइमलाइन में उन दोनों को आगे मिलेगी। यानी कि आपको याद होगा कि जब ये लोग वापस विला के अंदर आए थे तो उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें टूटी फूटी मिलती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हुआ था। अब वो घर से बाहर आता है कि तभी उसे पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी सिचुएशंस के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि एक तो घर के अंदर तोड़ फोड़ हो रखी थी, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला जो सीन हुआ था, और वहीं दूसरा कि वो नशे में भी था। अब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। फिर आगे पुलिस ताश उसे पूछताछ करती है, जो कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था। अब यहाँ पर वो कहता है कि जब अरण्या ने कॉल किया था तो वो उसके सामने ही था और पुलिस उसे लॉकअप में डालने लगती है, लेकिन वो सबको पीटकर एक कार चुरा कर यहाँ से निकलने लगता है। और तभी वो उसी स्टैचू वाले चौराहे को क्रॉस करता है, जहाँ पर उसे वो ब्लैक कार दिखाई देती है, जो कि उसने दिन में अपने विज़न में देखी थी। यानी कि यही इस इलाके का एक तरीके से बॉर्डर मान लो। अब ये जो स्टैचू है वो खतरनाक इलाके का बॉर्डर है। खैर, अब वो उस कार का पीछा करते हुए घर तक आता है और यह घर किसी और का नहीं उसी इंसान यानी मनोहर का होता है, जिसने हमने शुरुआत में देखा था, जिसने अपने दोस्त और उसकी वाइफ को मार दिया होता है। अब हम देखते हैं कि वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। वसंत उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका पीछा क्यों किया, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे ये फीलिंग आए कि वही उसकी हेल्प कर सकता है। अब वसंत के पास ढेरों सवाल होते हैं और हमारे पास भी ढेरों सवाल हैं। अब यहाँ पर इन सवालों का जवाब मिलने ही वाला है। अब जो मनोहर है वो यहाँ पर सारे राज खोलता है, इस कहानी की असली पत्ते। अब वो उस वसंत को समझाना शुरू करता है अपनी ही कहानी से कि उसने उस रात को एक आवाज़ सुनी थी, जो कि आज भी उसके कानों में उसे सुनाई देती है। यानी कि 1964 में उस दिन, जिस दिन गणेश और ललिता को उसने मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद मनोहर ही था। यानी वो अलग टाइमलाइन से आया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर वसंत के साथ हो रहा था। उसने वसंत को मारने की कोशिश करी थी, सेम यहाँ पर मनोहर ने भी किया था। वो आगे यह कहता है
कि वो बीच हाउस विला वहीं पर है जहाँ पर आज वसंत रह रहा है। और उससे पहले वहाँ पर 1941 में एक ब्रिटिश एक्सपेरिमेंट लैब हुआ करती थी, जहाँ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते थे किसी को नहीं पता, लेकिन वो जगह एक मेजर एक्सीडेंट के अंदर तबाह हो गई थी। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज भी सामने आते हैं, यानी कि उन लैब्स के अंदर कोई तो टाइम ट्रैवल वगैरह वाले एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जिसे वो पिछले 60 साल से फेस कर रहा है और वसंत भी अब उसे झेल रहा है। और उस चीज़ को सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पैरेलल रियलिटी, और ये हो सकती है, मतलब सोचकर अगर देखा जाए तो हर एक मिलीसेकंड के अंदर एक नई रियलिटी बनती है। और यही यहाँ पर स्टार्टिंग से हो रहा था। समय यहाँ पर कभी सीधा नहीं होता, उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि अलग अलग रियलिटीज़ हैं, और हम खुद को ही एक अलग टाइमलाइन में देखते हैं। अब वसंत कहता है कि उसने अलग अलग टाइमलाइंस और उसके लोगों को यानी खुद को देखा है, जिस पर मनोहर कहता है कि वो ब्लैक पैच असल में एक गेटवे है, एक तरह का वार्म होल या ब्लैक होल, जो कि एक से दूसरी रियलिटी में जाने का एक रास्ता है, एक तरह का टनल, और वो उनको आपस में जोड़ देता है। ये एक तरह की खतरनाक इनविजिबल ब्लड टनल है। वो आगे अब बरमूडा ट्रायंगल का एग्जाम्पल देता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट और प्लेन्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो गायब नहीं होते, बल्कि वो यहाँ से एक दूसरी टाइमलाइन या फिर दूसरी रियलिटी में पहुँच जाते हैं। और एक टाइम एक इल्यूज़न है, तो वो अगर कंपेयर ना करें तो टाइमलाइन का शिफ्ट पहचान भी नहीं पाएंगे और वो टाइमलाइन उनकी रियलिटी हो जाएगी। और अभी तक हम भी यही देख रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वही हो रहा था जैसा कि मनोहर ने कहा था, यानी वही सीन्स वो वहाँ पर देख रहे थे जो कि या तो हो चुका था या फिर होने वाला था। अब इसके बाद वो जैसे वापस यहाँ पर अपनी बीवी को ढूंढने आया है, वैसे ही जो उसकी बीवी है वो अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर उसे ढूंढने जा रही होगी। लेकिन यहाँ पर पैरेलल जो रियलिटीज़ हैं जिसके अंदर ढेर सारे वसंत और मनोहर और अनन्या हैं, यहाँ फिर यह कहे तो डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब तभी वसंत उससे अपनी बीवी को ढूंढने में हेल्प मांगता है, जिस पर वो कहता है कि यह चीज़ सुपर मून से ट्रिगर होती है। और स्टार्टिंग में सुपर मून का एग्जाम्पल भी दिया गया था कि वह 70 साल में होता है, यानी कि पहला वो 1964 में हुआ था। अब इस मूवी के हिसाब से 1964 में ये पहली बार दिखाया गया और उसके बाद वो 2024 में फिर से हुआ था। मनोहर बताता है कि जिस दिन वसंत और अनन्या यहाँ पर आ रहे होंगे उसी रात शायद से सुपर मून रहा होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ ट्रिगर हो गई और अगले 45 मिनट तक ये चीज़ एक्टिव रहने वाली है और उसी में वो अपनी बीवी को ढूंढ सकता है। और अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो इतना याद रखें कि एक रियलिटी के अंदर एक ही वसंत और एक ही अरण्या हो सकते हैं और एक ही मनोहर रह सकते हैं। तो वो ये हिंट समझ जाए कि उसे आगे क्या करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसे एक वसंत को ख़त्म करना होगा अगर वो अरण्या को नहीं ढूंढ पाता है। एंड मेरे हिसाब से जो अरण्या है वो भी शायद ऐसा ही करने वाली होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर किसी और ही टाइमलाइन का वसंत या फिर किसी और ही टाइमलाइन की अरण्या फंस कर रह जाएंगी। अब जो वसंत होता है वो उस विला में आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइमलाइन में जाता है और जो वसंत होता है उसको मारने की कोशिश करता है, जो कि ये सीन हमने पहले ही देखा हुआ था कि एक और वसंत आता है जो कि दूसरे वसंत को मारने की कोशिश करता है। अब जो अरण्या है वो उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि वो दूसरे टाइमलाइन में आता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि जो अरण्या है वो असल में प्रेग्नेंट है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुश थे, तो वह इस कपल को छोड़ देता है। वो अब अगली टाइमलाइन में जाता है जहाँ पर अरण्या की छुपाई हुई रिपोर्ट्स को देखता है और वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर आ गई थी। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी ही गलती की वजह से उसने उसे खो दिया है, जिससे वो और ज़्यादा टूटने लगता है, जो कि उसे अब कैसे भी करके वापस लाना चाहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसी के
एरोगेंस की वजह से, उसी की गलत चीज़ों की वजह से, उसकी गुस्से की वजह से यह सब हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर बात छुपाने की आदत थी, और अगर वो प्रभा के बारे में पहले ही बता देता कि वो उसके पीछे पड़ी हुई है तो शायद से ये सब कभी नहीं होता। खैर, अब वो अपनी गलती सोचकर, अरण्या के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है, और अब वो एक टाइमलाइन के अंदर आता है जहाँ पर घर पर वो दोनों ही नहीं थे। तभी उसे अरेस्ट करने पुलिस आती है, क्योंकि ये वही टाइमलाइन है जिसके अंदर वो पुलिस स्टेशन से भागा था, और अरण्या इसी टाइमलाइन के अंदर होगी। अब वो पुलिस ऑफिसर से यह कहता है कि हाँ, उसने ही अपनी बीवी को मारा है, लेकिन इससे पहले वो उसे अरेस्ट करते तभी उन्हें गन शॉट की आवाज़ आती है, जिसको चेक करने बाकी ऑफिसर्स चले जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर उसी के साथ था। लेकिन तभी यहाँ पर वसंत भागकर उस पैच को क्रॉस करता है, जिस पर वो ऑफिसर गोली चला देता है, और यही जो गोली की आवाज़ थी वो इन सभी ऑफिसर्स को आई थी। जैसा कि बताया गया था कि जो उसके अंदर जो चीज़ आती है, कुछ भी जाए, वो अलग टाइमलाइन में आ ही जाती है, और इस गोली की आवाज़ उन लोगों को इस टाइमलाइन में आई, यानी कि वो इसी टाइमलाइन के अंदर चलाई गई थी, लेकिन वो फ्यूचर से आवाज़ इन लोगों को आई, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर चले गए और वसंत वहाँ से भाग गया। खैर, होता यह है कि तब तक वो टाइमलाइन स्विच कर चुका था। अब इस टाइमलाइन के अंदर पुलिस उसके पास आती है, लेकिन इस बार अरण्या साथ में थी, जो कि उसे ढूंढ ही रही थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो रास्ते में शुरू से बात कर रहा होता है कि तभी अरण्या उसे कहती है कि जो वसंत था वो तो बस लाइट ठीक करने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, और अब जाकर जो वसंत था उसे यह एहसास होता है कि यह अरण्या अलग टाइमलाइन से है, और यह वो नहीं है जो कि तब खोई थी, यानी कि उसकी वाली प्राइम अरण्या। अब तभी उसे मनोहर की बात याद आती है कि जिस टाइमलाइन के अंदर वो होगा वही उसकी रियलिटी बनकर रह जाएगी, तो वो इसी टाइमलाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। खैर, अब ये दोनों ही गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर जो वसंत होता है वो वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक और वसंत भी था। जी हाँ, जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि वसंत वापस से कार के अंदर आता है, लेकिन हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल को देख पाते हैं, जिससे यह बात पता नहीं चलती है कि वहाँ पर हमारा प्राइम वसंत आया था या फिर वो दूसरा वाला वसंत, जिसके अंदर जो इरादे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पर कौन सा वसंत अरण्या के साथ है, वो वसंत जो कि वॉशरूम गया हुआ था या फिर वो वसंत जो बाद में वॉशरूम में आया हुआ था। तो ये थी ब्लैक की स्टोरी, जो कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि वो अपने आप को ही कैसे देखते हैं, लेकिन कहानी के आगे हमें पता चल ही जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस या फिर हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।